तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला 2 मार्क का क्वेश्चन एक है, नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आप लोगों को पता है एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रली चार्ज होता है, ठीक है। ये हो गया कंस्टिट्यूएंट्स। और न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियन पता है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। इन दोनों को मिला के न्यूक्लियन कहा जाता है। उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन नंबर भी जिसे कहा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय Z। एंड व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, ठीक है, इतना याद रखना। और टोटल मेरा गला बैठ गया है कल रात को ठंडी की वजह से, ठीक है मस्त पार्टी की होंगी सर आपने। भाई। 2020 में जिंदा रहा मेरे लिए सर बहुत बड़ी। आपने आग नहीं सेके? अरे आग कहाँ था और हम कहाँ थे पता ही नहीं चला, ठीक है। आग तो जला था लेकिन ठीक है, आग तो जला था लेकिन वो हमारे तक पहुंच रही थी कि गर्मी की नहीं पता भी नहीं, ठीक है। इतना मस्ती मार रहे थे सब। फैमिलीज थे ना, तो क्या भाभी लोग उधर। राइट द एटॉमिक सिंबल फॉर अ गिवन, ठीक है, एटॉमिक सिंबल याद रखना, नीचे Z ऊपर A, ठीक है, AZ, ऊपर A नीचे Z, ठीक है, ऊपर A नीचे Z, याद रखना, ठीक है, ऊपर A नीचे Z। A क्या है आपका, न्यूक्लियॉन है, राइट ना। A क्या है आपका, न्यूक्लियॉन से मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और Z क्या है, Z है सिर्फ प्रोटॉन, याद रखना। इसमें से जो बड़ा है वो आपका, ठीक है, न्यूक्लियॉन से जो छोटा है वो आपका प्रोटॉन है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये लिखना था। देखो हमेशा क्या करना है, कीवर्ड जो है वो हमें दिखाना है, तो ये दिखा दिया और ये रिप्रेजेंटेशन बता दी कि A और Z क्या क्या है। गिव 2 एग्जांपल्स विच ऑफ टू नंबर्स इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द एलिमेंट Y, ठीक है। तो कोई भी दो, आपको जो भी जिसका भी याद है, जैसे फ्लोरीन का इन्होंने दिया है 99 और फास्फोरस का इन्होंने दिया है 3115, ठीक है। तो बाकी आगे क्या बताया, विच ऑफ द टू नंबर्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर, अच्छा क्या क्या कौन से क्या क्या नंबर बताता है, मतलब वही बताना कि ऊपर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताते हैं और नीचे प्रोटॉन के बारे में ही बताते हैं। आइसोबार्स आइसोटोप्स आप लोगों को पता है, आइसोटोप्स आइसोबार्स, राइट ना। आइसोटोप्स आइसोबार्स आप लोगों को पता है। आइसोटोन्स, ठीक है। देखो ये 3 में से एक ना कंपल्सरीली पूछा जाता है, ठीक है। एक 3 में से एक ना बिल्कुल कंपल्सरी आप लोग लिख लो, ठीक है। कंपल्सरी 3 में से एक पूछा ही जाता है, ठीक है, 3 में से एक पूछा जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये आइसोटोन्स पूछा जाता है, ठीक है, आइसोटोन्स पूछा जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान रखना, ओके। एग्जाम्पल के साथ एक एक ध्यान रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास नंबर, यानी व्हाट इज AMU। यूनिफाइड आ गया तो टेंशन मत लो, यूनिफाइड मतलब 1 होता है, व्हाट इज AMU, ठीक है। तो AMU पता है, जब 1/12 पार्ट मास ऑफ अ फ्री एटम, ठीक है, दैट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन विद द विद द मास नंबर ऑफ 12 इन द रेस्ट स्टेट, ठीक है, या ग्राउंड स्टेट, इट इज नोन एज U या AMU, ठीक है। इट इज नोन एज, यहाँ पे U बताया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे U बताया, हमने अभी तक AMU पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जब 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है, कार्बन एटम लेते हैं जिसका मास नंबर होता है 12 और वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है। तो तब ये जब कंडीशंस होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम
AMU कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 1 AMU मतलब ये होता है, कितना होता है, 1 AMU की वैल्यू होती है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। के होता है, ओके, के जी में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ओके। चलो बढ़िया। और ओम, सुबह सुबह लाल कलर, क्या बात है बेटा? ओम 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 आ गए। ओ ओम ओम ओम। Yes. How is the nuclear size determined? State the relation सर between nuclear उसका माइक and खराब है। क्या हुआ श्रेयांश? सर उसका माइक खराब है। आओ, कॉल पे तो बातें करता भाई, तब माइक खराब नहीं रहता। कॉल पे जब बातें करने की बारी आती तब तो माइक खराब नहीं रहता। अभी माइक खराब हो गया। सुबह सुबह झूठ मत बोला कर। अभी सर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तू कुछ नहीं कह सकता ना? क्यों 2021 को भी झूठे झूठे इससे शुरुआत कर रहा है? कम से कम 2021 को तो सच बोला कर। हाँ? चलो। So how is nuclear size determined? Nuclear size को कैसे हम पता लगाते हैं? The nuclear size is determined by the particle scattering experiment using fast electrons और neutrons. ठीक है। So न्यूक्लियर का साइज हमें पता है, कैसे करते थे, हमें पता है कि जब भी ये आता था, अगर कोर से टकराता था तो शॉर्टेस्ट पाथ लेके वो वापस आ जाता था, याद है ना? याद है कि नहीं? याद है ना? तो ये कम जब भी ये इसके साथ टकराता तो 180 डिग्री के साथ वापस आ जाता था। तो हम किसके, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट से हम पता करते हैं, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, ठीक है। याद है ना आपको डी ब्रॉगली का एक्सपेरिमेंट? याद है ना? नहीं ये तो पलट के देख लेना, ठीक है। ऑफ द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स शुड बी लेस देन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अंडर स्टडी। तो ये भी एक चीज नया आप लोगों को मिला है, ये भी चीज याद रखना कि हम जब कोई भी न्यूक्लियस का साइज हम जब डिटरमाइन करेंगे, न्यूक्लियस का साइज, और जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम इसके ऊपर गिराएंगे वो इससे छोटा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? वो इस न्यूक्लियस से छोटा नहीं होना चाहिए, इस न्यूक्लियस से वो बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, बड़ा रहना चाहिए, ओके। सो इट इज फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A, that is the number of nucleons in the nucleus. How many proposes for many proposed nuclei may be assumed that spherical, thus nucleus of radius r has a volume of 4/3 pi r cube. So उसी से हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, r cube is directly proportional to a, so r is equals to a 1/3, so r is equals to r naught a 1/3, ठीक है। ये हमने इसके पहले देख लिए थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी आप लोगों को पता है, हमने सॉल्व किए थे, ठीक है ना। 2.3 इंटू 10⁻17, ठीक है। किसका, आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू ये डालना है, आर नॉट की यहाँ पे वैल्यू डाल के बस सॉल्व करना है। बाकी आप लोगों को पता है ठीक है भाई, बहुत गंदी वाली सर्दी होगी मेरे को आज, इनके बराबर तो इतना नहीं लग रहा था, अभी अचानक इतना लग गया। ओके, मास डिफेक्ट याद है, डेल एम इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ओके चलो, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होता है जहां से क्या होता है, हम न्यूक्लियस को तोड़ के उसके न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को इन्फिनिटी में लेके जाते हैं। उसके लिए जो एनर्जी लगता है उसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, उसको कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। भाई उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पर न्यूक्लियन के लिए डिवाइड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए डिवाइड बाय ए कर देना, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? मास एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम डेल एम सी का स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। सी स्क्वायर में आ रहेगा तो वो जूल में निकलेगा, अगर डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, ठीक है। और ये फिर हमने इसको सॉल्व करके हाइड्रोजन के फॉर्म में लाए थे, कल याद है आप लोगों को? सॉल्व करके हाइड्रोजन के फॉर्म में एम ऑफ ई से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है ना, सॉरी प्लस एंड माइनस किए थे, तो हाइड्रोजन के फॉर्म में लाए थे, याद है ना? याद है कि नहीं? हाइड्रोजन के फॉर्म में लाए थे बस, और आखिरी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, इसीलिए आपका डिवाइड बाय ए कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है? डिवाइड बाय ए। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी मिनिमम एनर्जी जो पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसको उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहा जाता है। एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे व्हाट इज द स्टेबल न्यूक्लियाई। ये तो आता ही है, तो जरूरी नहीं अपने मन से भी लिख सकते हो स्टेबल न्यूक्लियाई किसे बोला जाता है, ठीक है। चलो, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ठीक है। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ अ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, most important per nucleon as a function of mass number, what can it interfere from the graph, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को बताया था कैसा है क्या नहीं, एक बार पढ़ो और मेरे को बताओ आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। पढ़ो एक बार, फटाक से पढ़ो। ठीक है, बस आप लोग आप लोगों को ग्राफ अच्छे से बनाते आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। गंदी लग गई, ठीक है। So figure 15.7 shows that the plot of binding energy per nucleon, यानी B binding energy per nucleon divided by N in mega electron volt against the mass number A, ठीक है। Greater binding energy, the greater the binding energy per nucleon, the more stable the nucleus is, याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। ग्रेटर, बिकॉज ग्रेटर इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द न्यूक्लियर। हाँ, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो द न्यूक्लियर अपेयरिंग हाई ऑन द प्लॉट आर मोर टाइटली बाउंड। तो सबसे ज्यादा जो हाई पे है वो क्या है? टाइटली बॉन्ड। उसको तोड़ के निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट,
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1 कुछ नहीं, पॉइंट नंबर 4 ही पॉइंट है, याद रखना और इसको याद रखना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हैज द maximum value of about 8.8 mega electron volt per nucleon at 56, that is आयरन के लिए। ठीक है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए है? आयरन के लिए। ठीक है, प्लॉट याद करना, प्लॉट के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, मैक्सिमम कितना है? 8.8 किसके लिए? आयरन के लिए। एंड देन डिक्रीजेस टू 7.6, then decreases to 7.6 per nucleon for atomic number, that is uranium 238। समझ में आ गया? 8.8 से कहां पे कूदा? सीधा 7.6। 8.8 किसका था? आयरन का था, F56 का था। वेयर एज यूरेनियम 238 के लिए वो सीधा ऊपर से मैक्सिमम, इतना याद रखना, कितना मैक्सिमम रहेगा? 8.8। ठीक है, उसके बाद सीधा यूरेनियम पे आएगा। द आयरन न्यूक्लियाइड has a maximum binding energy per nucleon and is the most stable nuclide. Also the peak at A equals to 4. पीक कहाँ पे आया था? A equals to 4 पे। ये देखो A equals to 4 पे। ठीक है, is the at that helium nucleus, that is alpha particle, क्योंकि helium alpha particle आपको पता है, has the binding in a higher binding energy per nucleon compared to the neighbors in the periodic table and is exceptionally stable. So ये ठीक है, उसके जो आजू बाजू के है, जैसे आजू बाजू के ये आजू बाजू के है ना, ये आजू बाजू के है, इसके कंपैरिजन में लिथियम स्टेबल है। और उसका कितना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, चलो समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? आई थिंक आ गया होगा समझ में। ठीक है, ओके, थर्ड में आते हैं। द इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एज ए डिक्रीजेस फ्रॉम 240 to 60, 240 to 60 मतलब ऊपर से नीचे, shows that heavy nucleus splits in two medium sized fragments। वो आपको पता है, each of nuclei will be have more binding energy per nucleon than the nucleus। ये भी याद रखना कि जैसे जैसे हम 240 से 60 पे जाते हैं, जो आपका हेवी न्यूक्लियस है वो हमेशा टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके कितना बनाता है? दो मीडियम साइज, मतलब दो मीडियम साइज न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, मीडियम साइज न्यूक्लियस बनाते हैं, और ये दो मीडियम साइज न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओरिजिनल। समझ में आ गया? ओरिजिनल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना यार, जितना बड़े बड़े आइसोटोप से वो बड़ा आइसोटोप टूट के छोटे छोटे दो नहीं बनते, और जितना छोटा बनेगा मतलब उससे न्यूक्लियस को हटाने के लिए क्या लगेगा? उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं? एनर्जी लगेगा। कल हमने देखे थे ना फ्यूजन और फ्यूजन में, याद है ना? फ्यूजन और फ्यूजन में देखे थे ना, हमने देखे थे कि नहीं देखे थे भाई? फ्यूजन के टाइम पे एक बड़ा सा टूट के, फ्यूजन के टाइम में बड़ा सा टूट के छोटे बड़ा क्या टूटा? हाँ, बड़ा सा टूट के ये बना था, और इसमें क्या होता था? छोटे छोटे टूब जोड़ के बड़ा बन रहा था, लेकिन इसको एनर्जी देना पड़ रहा था कि नहीं देना पड़ रहा था? देना पड़ रहा था ना, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कल बताया था मैंने था, which can be very large will then be released. The process of splitting a heavy nucleus is called nuclear fusion. ठीक है, the energy released in a fusion, that is uranium 235 nucleus is about to this। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है जब स्प्लिट होता है, तो इतना एनर्जी रिलीज होता है, इसको अगर याद रखना तो रख सकते हैं। ज्वाइनिंग टुगेदर। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? फ्यूजन का प्रोसेस हो गया। ये किसका हो गया? हो जाएगा आपका फ्यूजन। दूसरे वाला क्या होगा आपका? साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेबिलिटी देखो याद रखने का तरीका क्या है? दूसरा, पहला क्या बताएगा आपको? स्टेबिलिटी। दूसरा क्या बताएगा आपको? कि किसके कंपैरिजन में? आयरन और यूरेनियम का कंपैरिजन। दूसरा क्या है? कंपैरिजन ऑफ आयरन और यूरेनियम। तीसरा फ्यूजन। चौथा फ्यूजन। खत्म कहानी, खत्म। मेरे को मिल गए 5 मार्क। कौन काट सकता भाई मेरे? 3 मार्क कौन काट सकेगा? कोई नहीं काट सकेगा 3 मार्क। 5 मार्क मतलब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 3 मार्क कौन काट सकेगा? कोई काटेगा क्या? कोई भी नहीं काट पाएगा मेरा। खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या आता है? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, जो कि है नहीं। ठीक है, इसलिए हम
उसके बाद आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, मैं फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स है बेटा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्लीज करो, ठीक है, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड करो, ठीक है। देखो मेरे को पता है कि सर ये इजी है, पता है आप लोगों को भी मेरे को भी, बट कैलकुलेशन पार्ट आप लोग जितना करोगे आपका उतना ही आप स्ट्रांग बनते जाओगे, ठीक है। भले ही आप नीट के हो लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना है ही, राइट ना। कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा, राइट ना। बोलोगे सर हम तो नीट वाले बच्चे, हमको कैलकुलेशन नहीं आता, ठीक है। और यही चीज आप लोगों को स्ट्रांग बनाती है कि कैलकुलेशन। हम नीट क्यों पकड़ते भाई, मेरा मैथ बहुत खराब है इसीलिए हम नीट पकड़ते हैं, ठीक है। मैथ्स खराब है लेकिन कैलकुलेशन तो खराब नहीं है। मैथ्स इसीलिए खराब है क्योंकि उसमें क्या होता है, बड़े बड़े फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवाइड, बस इतना ही करना है। तो इसको थोड़ा सा करना, ठीक है, करके मुझे भेजना, कुछ नहीं है, इतने क्वेश्चंस कम से कम करके भेजो, ठीक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये सब क्वेश्चंस करो, ठीक है। स्टार वाले कम से कम करो क्योंकि ये स्टार वाले जो है आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी वाले भी आप करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्स वाले करो, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चंस मैंने करवा लिया था, ठीक है। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस करवा लिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये वाला भी करवा लिया है शायद, यस, ठीक है। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस करवा लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग गो थ्रू करो, समझो चीजों की 2 मार्क के लिए हमें कितना लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके और एवरेज और हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो आप लोगों को पता है रेडियो एक्टिविटी क्या बताता है कि कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो, ठीक है, न्यूक्लियर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली या स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होते रहता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होते रहता है, ठीक है, ऑफ अनदर एलिमेंट बाय इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज। समझ में आ गया रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी किस पे होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। किसमें होगा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। क्या होगा इसका, स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। किसमें, ठीक है, किसमें होगा डिसइंटीग्रेशन, इनटू अनदर, ठीक है। या फिर आप स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कैसा होगा, बाय इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज। खत्म, समझ में आ गया। इसको हम बोलेंगे क्या, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता है कि हेनरी बेक्वेरिल ने किए थे उन्होंने, ठीक है। किस तरह से किए थे, यहाँ पे उन्होंने, आपको पता है मैंने फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में बताया था, ड्रॉर में रखे थे उन्होंने, राइट ना। फिर उन्होंने वो फोटोग्राफिक प्लेट जब उन्होंने उसको धोने गए या फिर उसको क्या करने गए, क्या करते हैं उसको एक्सपोज करने गए, तो उनको पता चला कि उसमें क्या धब्बा था। तो उनसे उन्होंने पता कर लिया कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, व्हाट इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या है, द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट जिसके पास रेडियो एक्टिविटी करने का पावर है या क्षमता है। द स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द एलिमेंट बाय द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी कर सकते हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, बाय द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। Okay, next, name the three radioactive decay. 3 radioactive decay क्या है, state the nature of particle emitted in each process, what is meant by Q value और Q factor। तो आपको पता है क्या है आपका अल्फा डीके, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम। बीटा डीके, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक होता है इलेक्ट्रॉन यानी जिसको हम नेगेटिव बीटा डीके कहते हैं, और एक होता है पोजिस्ट्रॉन यानी पॉजिटिव बीटा डीके कहते हैं हम जिससे, ठीक है ना, पॉजिटिव बीटा डीके कहते हैं। ओके, अल्फा डीके में कुछ नहीं होता है।
अल्फा डीके में हम क्या करते हैं, दोनों को उसको हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे लेके आते बाय प्रोवाइडिंग अ गामा रेज, ठीक है, गामा रेज का प्रोवाइड करके, जैसे बाय इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ ऑफ अबाउट दिस in a reactive decay. The difference in the energy, ठीक है, the difference in the energy equivalent of mass of parent atom and that of some of the masses of product called Q value is also known as disintegration energy, ठीक है, ये चीज याद रखना, what is meant by Q value और disintegration क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, किनका एनर्जी डिफरेंस होता है, पेरेंट एटम का और सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और जो चीज निकल रहा है उसके मासेस का सम के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, समझ में आ गया, क्यू वैल्यू समझ में आ गया, पेरेंट के मास का एनर्जी और जो प्रोडक्ट मिल रहा है यानी जो डॉटर है, डॉटर के मासेस का प्रोडक्ट का सम, ठीक है, ओके चलो। तो आगे क्या है, अल्फा पार्टिकल्स उसके प्रॉपर्टीज है, बीटा पार्टिकल्स उसके प्रॉपर्टीज है, गामा पार्टिकल्स उसके प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक ना एक आता है, ठीक है, 3 में से एक आता ही है, तो इसको भी अल्फा बीटा और गामा को सॉल्व करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। डेरिवेशन में आप लोगों ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल छोड़ना नहीं, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो ये आप लोगों को आता ही है। कौन बोल रहा है भाई पीछे से, ओके, ठीक है, ये डेरिवेशन छोड़ना नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, छोड़ना नहीं इस डेरिवेशन को। बाकी ये सब चीजें याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जब आप एग्जाम्पल नहीं दोगे आप लोगों के मार्क्स कटते हुए जाएंगे, आधा आधा आधा, ठीक है, तो 3 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपका 1.5 मार्क कट गया बिना एग्जाम्पल दिए, ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल देना, ठीक है, एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हाफ लाइफ तो आपको पता है, हाफ लाइफ का इसका भी एक याद रखना, हाफ लाइफ का एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, किस तरह से ये आता है, ठीक है, किस तरह से NT इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय डीके कांस्टेंट, ठीक है, कैसे आता है ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रखना डेरिवेशंस को, ठीक है, कि डेरिवेशंस को इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रख देना, और ये है एवरेज और ये है मीन, ठीक है, इन दोनों को डेरिवेशन को प्रायोरिटी पे रखना क्योंकि ये भी दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों डेरिवेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। बाकी आगे कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बाकी आगे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इन टेक्स्ट है आउट टेक्स्ट है, मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सब के सब देखो, जैसे ये एक्सरसाइज एक क्वेश्चन है, राइट ना, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ओके, और कौन कौन से, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी आपके देखो बीटा डीके, देखो डीके के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, तो डीके वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है, डीके क्वेश्चंस करो, डीके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीके क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट है डीके क्वेश्चंस भी, ओके। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, फ्यूजन और फ्यूजन, ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसके सिर्फ डेफिनेशन ही है, ठीक है, तो क्या होता है फ्यूजन, क्या होता है फ्यूजन, ठीक है, गो थ्रू कर लेना और फिर हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। देखो इसमें एक बताया गया है, ये न्यूमेरिकल बताया गया, 2 मार्क के न्यूमेरिकल है, बेसिकली न्यूमेरिकल है आपका वही इक्वल टू MC स्क्वायर वाला, ठीक है, वही लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मास डीके कितना हो रहा है, इससे ये बना, ठीक है, इससे ये बना तो कितना मास डीके हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक करके बता देता हूँ, ठीक है, यही बता देता हूँ, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन लिथियम 37 प्लस P गिव्स 2 अल्फा, 2 अल्फा मीन्स 2 हीलियम दे रहे हैं, ठीक है,
दो हीलियम दे रहे, राइट ना, दो हीलियम दे रहे, 2 अल्फा यानी हीलियम दे रहे ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले का मास हीलियम का मास कितना है, मास m1। अगर लिथियम का मास, ठीक है, कितना है, 7.016 AMU, ठीक है, AMU यू लिखे उन्होंने। और m2 क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट ना, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ अल्फा यानी दूसरा वाला जो रिलीज हो रहा है। चलो, तो अल्फा पार्टिकल यानी आपका हीलियम, दैट इज इक्वल्स टू 4.0026 AMU, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रखने के लिए बोला था, मास ऑफ प्रोटॉन, राइट ना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन था 1.00728 U, और 1 AMU या U का मतलब होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मास डीके में क्या हो रहा है, m1 इसका प्लस मास ऑफ प्रोटॉन होता है, आपको पता है, माइनस अल्फा पार्टिकल होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, वो 2 अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, राइट ना। देखो कुछ नहीं करना है, इसका मास जिससे इसको माइनस करना है, बस वही ना। मास डीके में क्या होता है भाई, जो आपके दिए हुए होते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है उससे, राइट ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में जो एनर्जी लॉस होता है, बीच में जो एनर्जी लॉस होता है, दैट इज नथिंग बट अ मास, राइट ना, मास लॉस हुआ मतलब एनर्जी लॉस हुआ, तो उसी को हमें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हीलियम का मास, तो देखो हीलियम का मास प्लस ये पी मतलब एक प्रोटॉन का मास, ये क्या बन रहा है फिर, -2 अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का मास। तो इन सब को डालना है आपको, ठीक है, डालना है आपको, देखो इन सब को डाले हमने, यू की वैल्यू जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, डिवाइड बाय सी, बस। फिर सी स्क्वायर मतलब एनर्जी रिलीज, आपको पता है एनर्जी रिलीज क्या होता है, एनर्जी रिलीज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कट जाएगा। ये देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर हम सी की वैल्यू डाल के फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट ए एम यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया क्या, ये समझ में आया, आया क्या, ओके चलो, ठीक है। सो ये था आप लोगों का, ओके। देखो क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करना, बताओ बड़ा, एक एक ये 4-5 एमसीक्यू सॉल्व करते, बताओ आंसर क्या है, कौन कौन बताएगा। Which of the following system will the radius of the first orbit of the electron is smallest? बताओ, एक काम करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके रखो अपने पास, आप लोगों के पास 2 मिनट है, 2 मिनट बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखता हूँ किसके कितने सही आते हैं, ठीक है, अपने पास ही रखो, मैं जब आंसर बताऊंगा तब आप लोग खुद से चेक करना और मेरे को बताना।
चलो हो गया, मैं आंसर्स बताओ। देखो क्या होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट। बताओ किसका होगा, किसका होगा? सी डी ट्रिटियम। ओके वेरी गुड प्रथम। सो पहले का आंसर है आपका डी, ट्रिटियम, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन द एट ऑर्बिट बाय द फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर से कम होगा बताओ? 4. 4, वेरी गुड। थर्ड, in the spectrum of hydrogen atom which transition will yield longest wavelength? longest wavelength किसका होगा? जिसका D, very good। which of the following properties of the nucleus does not depend on its mass number? मास नंबर पे कौन नहीं डिपेंड करता है? डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। फिफ्थ, if the number of nuclei in a radioactive sample at a given time is n, what will be the number at the end of two half-life? Two half-life, n by 2, n by 2, n by, right ना? सही है, चलो बढ़िया। तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा होमवर्क में, कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे तो दे रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। आ गया भाई, आ जाओ। हाँ, ये जो है पुराने क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करो, ठीक है। पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। स्पेशली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, और हो सके तो अपने पास रखो, और हो सके तो अच्छा होगा मेरे को भेज दो, ठीक है। समझ आ गया? ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों को आपके इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे दे दूंगा। ओके चलो।